हेलो बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से ओशंस आपस में इंटरकनेक्टेड है और उस कनेक्टिविटी की वजह से कॉन्टिनेंट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी क्लाइमेटिक आपको जो भी डिफरेंशिएशन या जो चेंजेस देखने को मिलते हैं कॉन्टिनेंट्स पे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ओशंस। तो किस तरह की मूवमेंट्स होती हैं या क्या ऐसे रीजंस हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। अगर ये फोटो जो आप देख रहे हैं ये है नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप पृथ्वी ऐसे लेके चल रहे हैं, मतलब ये सर्कुलर है, गोल है ऐसे पृथ्वी, तो पृथ्वी का जो ऊपर का हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो नीचे का हिस्सा है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है। और इसको देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये नॉर्थ पोल दिखा रहा है, ये वाला जो हिस्सा है वो साउथ पोल दिखा रहा है। लेफ्ट वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ पोल का है, जो राइट वाला है वो साउथ पोल का है। तो अगर इतना ही अंतर है कि जब नॉर्थ पोल बोल रहा है तो मतलब पृथ्वी को आप ऐसे देख रहे हैं, और जब वो साउथ पोल बोल रहा है तब आप पृथ्वी को ऐसे देख रहे हैं, मतलब आप नीचे की तरफ से देख रहे हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के डायग्राम में एक बेसिक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, वो है लैंड मास का। ये जो आपका ग्रे कलर है ये जमीन दिखा रहा है, और जो ब्लू कलर है वो पानी को दिखा रहा है। तो जब आप ये डिफरेंशिएशन देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, उसमें जो लैंड का पार्ट है वो काफी ज्यादा है। और इसके कंपैरिजन में अगर आप बात करेंगे साउथ की, तो साउथ में आप देखेंगे कि बहुत कम आपको लैंड दिखाई दे रहा है। इसका रीजन क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा है, इसका क्या रीजन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस पिक्चर से ये क्लियर हो गया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जमीन अपेक्षाकृत सदर्न हेमिस्फीयर से ज्यादा है। ठीक है। यहाँ पर पानी जो है कंपेरेटिवली है, लेकिन इसके कंपेयर में कम है। ठीक है। अब ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम आगे धीरे धीरे समझेंगे कि हम सी किसे कहते हैं, बे किसे कहते हैं, गल्फ किसे कहते हैं, खाड़ी किसे कहा जाता है। ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी हम समझ रहे हैं ये क्या है। ये कोरल रीफ है। कोरल रीफ आपका जो समुद्र है, समुद्र के जो निचले हिस्से में, भाई अगर आप कोई भी पानी देख रहे हैं तो पानी कितना भी गहरा हो अंततः उसका एक तल होगा, एक सरफेस होगा। उस सरफेस पे वनस्पति भी होती है, जिसके आसपास जितने भी जो भी जीव जंतु हैं, जीव जंतु से मतलब जो मछलियां हैं या जो भी अलग अलग तरह के सी फिश है, सी हॉर्स है या स्टार फिश है, जितने भी तरह के जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो सब यहाँ पे इसके आसपास रहते हैं। कोरल रीफ, यहाँ से उन्हें खाना भी मिलता है, यहाँ से समुद्र के लिए ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है, यहीं पे अपने अंडे भी देते हैं। तो ये पिक्चर है कोरल रीफ की। ये देखिए स्टारफिश की फोटो दी हुई है। स्टारफिश ऑन अ सी एनेमोन, बाकी वेल, शार्क, डॉल्फिन, अलग अलग तरह की मछलियां, ये सब कुछ आपको देखने को समुद्र में मिलेगा। मतलब जो चीज अगर आप जमीन की बात करें तो जितना आप जमीन में देख रहे हैं उससे ज्यादा रिचनेस समुद्र में है। और यहाँ तक कि समुद्र में अभी तक हम पूरी तरह से खोज पूरी नहीं कर पाए हैं, मतलब क्या क्या चीजें हैं या क्या किस तरह के एनिमल्स हो सकते हैं, उसकी हमको पूरी जानकारी अभी वर्तमान में नहीं। इसीलिए अक्सर जो मूवीज बनती हैं उसमें आपको ड्रैगन्स दिखाते हैं कि हो सकता है कि कोई एक बड़ा ड्रैगन छुपा हो, या अलग अलग जंगल में जब आप जाएंगे तो कई कई मीटर तक, 50-100 मीटर या और लंबे लंबे मोटे एनोकोंडा भी मिलते हैं। बड़े बड़े सांप जिन पे आप अक्सर मूवीज देखते होंगे, वो वही रीजन है कि समुद्र अपने आप में काफी बड़ा है। जब आप इंसानों की बात करते हैं तो मैक्सिमम आप कितना देख लेंगे, 6 फीट हाइट, 7 फीट हाइट, इससे ज्यादा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन वही जब आप समुद्र की बात करते हैं तो
वहां पर रिचनेस ज़्यादा है। जैसे ग्लेशियर के इलाके में आपको पोलर बियर मिल जाएंगे या फिर आपको पेंगुइन मिल जाएंगी। ठीक उसी तरह अगर ये फोटो है टर्टल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, एक औसत व्यक्ति की जीवित रहने की जो आयु है वर्तमान में, जिस तरह की जीवन शैली या लाइफस्टाइल है, वो अब 60-70 साल ही बच रही है, 80 साल 90 साल। बाकी अगर आप रैंडमली बात करें यहाँ पर तो हो सकता है किसी कछुए की एज 300 साल भी आपको मिल सकती है। अगर ओशंस को आपस में मिला दिया जाए, जैसे कि पीछे फोटो हम लोग अभी देख रहे थे, ओशंस को आपस में मिला दिया जाए तो जो पानी है उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो सबसे ज्यादा होगा। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि अगर हम सोचें कि इतना सारा पानी हमारे पास है तो हमें तो मौज ही मौज हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, मौज हमारी नहीं होगी, क्योंकि ये जो समुद्र का पानी है ये खारा है। आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। जिसको ऐसा लगता हो वो एक दिन पानी ना पिए। आपको महसूस होगा कि पानी की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को कितना ज्यादा है, तो बिना पानी के आप एक दिन नहीं बिता सकते। और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि अगर समुद्र को मिला दिया जाए तो सिर्फ पानी ही पानी है, मतलब जितनी जमीन में हम सब सारे इंसान बसे हुए हैं उससे कई गुना ज्यादा पानी ही पानी है। और फिर भी पानी होने के बावजूद भी हम हमें साफ पानी उपलब्ध नहीं हो रहा। देश के ऐसे बहुत से हिस्से हैं जो वाटर स्कैर्सिटी से जूझ रहे हैं, जहां लोगों को सुबह के नहाने और खाना खाने के लिए, स्वच्छ पानी बनाने के लिए, जो भी खाना बनाएंगे उसके लिए पानी चाहिए। तो पानी, कई ऐसे शहर हैं, मैं भारत की ही बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं कर रहा, वो दिल्ली हो सकता है या और भी कई क्षेत्र हैं, बेंगलोर है, पुणे है, जहाँ पर स्वच्छ पानी नहीं है। मैदानी भागों में फिर भी पानी की उपलब्धता होगी। जब आप यूपी या बिहार की बात कर रहे हों, या आप एमपी की बात कर रहे हो, तो यहाँ तक पानी की जो आपको अवेलेबिलिटी है ठीक ठाक मिल जाएगी, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है। लेकिन ऐसी बहुत से क्षेत्र हैं भारत में जहाँ पर पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, या है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन और पैटर्न सही नहीं है। लोगों को पीने के लिए पानी भी खरीदना पड़ता है। सोचने वाली बात है कि जो पानी मुफ्त में उपलब्ध है, आप अपने घर में चाहे बाल्टी बाल्टी भर भर लीजिए, चाहे ड्रम में भर लीजिए, या बड़ी वाली टंकी में भर लीजिए, अभी पानी पर तो रोक नहीं है। लेकिन वही पानी जब आप स्टेशन में खरीदते हैं तो आपको 20 रुपए की छोटी सी बोतल मिलती है। तो कहने का मतलब है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर वहां पर चेंज हो गया। क्या हो अगर भविष्य में अपने पास पानी ना हो और सरकार ये कह दे कि हर घर को केवल 100 लीटर पानी ही मिलेगा, क्योंकि पानी हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। तो जब लोगों को सामान्य तौर पर बांटा जाएगा तो वो उसी व्यक्ति को मिल पाएगा पानी जिसके पास पैसा है। अगर लिमिटेशन कर दिया कि हर व्यक्ति को 100 लीटर मिलेगा, बस हो गया, तो उसके बाद जो पानी आपको चाहिए उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। अगेन ये स्थिति क्यों बन रही है पानी की? क्योंकि गंदा हो रहा है, लगातार पोल्यूशन का लेवल राइज हो रहा है, हम प्रॉपर उसको जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। तो अगर समुद्र में इतना पानी है तो वो पानी हम अपने पास ला करके यूटिलाइज नहीं कर सकते क्या? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो सी वाटर है वो सॉल्टी है और कंजम्पशन के लिए अनफिट है। तो जो भी लैंड एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम उनकी बात नहीं कर रहे कि समुद्र में कुछ जीव रहते हैं और वो उस पानी को कंज्यूम कर रहे हों, बेसिकली हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन इस सॉल्टी वाटर को कंज्यूम करने के लायक नहीं है। तो सोचिए आपके चारों तरफ पानी है लेकिन आप उस पानी को पी नहीं सकते। आप केवल उस 1% पानी को यूज कर सकते हैं जो कि आपको ग्राउंड वाटर से, रिवर्स से, रेन से, या फिर आपका नॉर्मल स्टेट में जो पानी उपलब्ध है, जो भी सॉल्टी वाटर है। अगेन हम बात करते हैं नेचर की,
तो नेचर जब उस साइकिल में पानी प्रोवाइड करता है तो वो पानी आपके पास फिल्टर है, लेकिन हमारे पास अब तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम पानी को, जो समुद्र का पानी है, उसको बड़ी मात्रा में फिल्टर करें और अपने यूटिलाइजेशन के लिए यूज करना शुरू कर दें। तो अभी इसीलिए जो भी सॉल्टी वाटर है वो कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है, इसीलिए चारों तरफ पानी होने के बावजूद भी हमारे पास फ्रेश वाटर का केवल बहुत छोटा प्रपोर्शन अवेलेबल है, जो कि प्लैनेट का वाटर रिसोर्स है, जो कि ग्लेशियर्स, रिवर्स, लेक्स या एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा है, if there is such abundance of water on the planet, why is there so much talk of water scarcity or a water crisis? वही बात मैंने अभी आपको बताई कि वाटर क्राइसिस या वाटर स्कैरसिटी को लेकर के इतनी बातें क्यों होती हैं। अगेन कुछ टर्मिनोलॉजीज हम देख लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं मरीन, तो जो भी चीजें ओशंस और सीज में पाई जाती हैं उनको हम मरीन कहते हैं। इसीलिए जो नेवल के ऑफिसर्स होते हैं, कई बार आप मरीन कमांडोज के नाम सुनते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में वो नाम यहीं से लिया गया है। जो भी चीज ओशंस और सीज से रिलेटेड है उसको हम मरीन कहते हैं। अगेन आते हैं फ्लोरा, फिर आते हैं फौना, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा किसे कहते हैं? किसी पर्टिकुलर रीजन की जो प्लांट लाइफ है, पर्टिकुलर रीजन में एक पीरियड ऑफ टाइम में जो वहाँ की प्लांट की लाइफ है। हो सकता है कोई पौधा 10 साल चले, कोई पौधा 20 साल चले, कोई पेड़ हो 50 साल जाए, 100 साल जाए। तो किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में या पीरियड ऑफ टाइम में जो प्लांट की लाइफ है वो आपका फ्लोरा में आता है। जब हम फौना की बात करते हैं तो अगेन वही है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वहां पर जो एनिमल्स होते हैं वो आपके इसमें आते हैं फौना में। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग सेम है, लेकिन जब आप अलग अलग स्पीसीज में जाकर के देखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग अलग है। हो सकता है अगर आप डॉग्स की ही बात करें, अलग अलग ब्रीड के डॉग देखेंगे तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग होगी। अगर आप डॉग देखेंगे, कैट देखेंगे, एलिफेंट देखेंगे, डियर देखेंगे, ऑक्स देखेंगे, अलग अलग को देखेंगे तो सबकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अलग होंगे। तो अभी हमने 3 टर्मिनोलॉजी कवर कर ली, मरीन, फ्लोरा एंड फौना। अब हम आगे देखेंगे ओशंस। हमने 5 ओशंस को देखा था। एक है हमारा पैसिफिक ओशन, जो मैंने मैप आपको पहली क्लास में दिखाया था, उसे देख लीजिएगा। ये है आपका पैसिफिक ओशन, फिर इधर है आपका अटलांटिक ओशन, उसके बाद है इंडियन ओशन जो कि इंडिया के नीचे है, फिर है आपका आर्कटिक ओशन, और फिर ये है आपका सदर्न और अंटार्कटिक ओशन। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अंटार्कटिक ओशन है और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, दोनों में ये फर्क है। तो ये 5 ओशंस हैं जिसके बारे में डिटेल में आपको अब पढ़ना है। साथ ही इन ओशंस को अलग करने के लिए किसी भी तरह की कोई भी लाइन उपलब्ध नहीं है। अगेन मैं आपको मैप दिखा देता हूं। जितने भी ओशंस हैं आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन इनमें आपस में किसी तरह की कोई भी डिवाइडेशन लाइन, इनको आपस में डिवाइड करती हो ऐसी कोई लाइन उपलब्ध नहीं है। अब इस फोटो को देखिए पहले ठीक से। ये जो फोटो है जिसमें कॉन्टिनेंट्स और ओशंस दिखाए हैं, इसमें आप बताइए कि क्या कोई आपको डिफरेंस दिख रहा है? अगर आप ओशन की ही बात करें तो यहाँ से लेकर के चाहे आप ऐसे जाएं, कॉन्टिनेंट है, नहीं जा सकते, है ना। बीच से रास्ता होगा तभी पॉसिबिलिटी है कि कई बार काटा भी जाता है, कोई मतलब बीच में कॉन्टिनेंट्स को। हम पैनामा कनाल के बारे में अलग से एक वीडियो डाल देंगे। उसके बाद आप सोचें कि यहाँ यहाँ
आपस में ये पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड रीजन है। कहीं से भी आप निकल जाएंगे तो जितना भी एरिया है आपका, ये जो भी ओशंस के एरिया हैं, ये आपस में सबके सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी जा सकते हैं। अगेन जब ओशंस की बात की जाती है तो ये है आपका पैसिफिक ओशन, ये हो गया नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया आपका अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। ये आपका इंडिया के नीचे आएगा इंडियन ओशन। यहाँ आपका आएगा आर्कटिक, यहाँ आपका आएगा अंटार्कटिक, और यहाँ पे आपको साउथ चाइना सी वगैरह आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये जो डिवाइडेशन है ये दिया रहता है। तो अगेन ये जो पानी है इसमें किसी तरह का कोई डिवाइडेशन नहीं है। सोचिए इतना पानी आपके पास है लेकिन आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे, हम चैप्टर में पढ़ रहे थे कि किसी भी तरह का आपस में डिवाइडेशन नहीं है। इनकी जो लाइन है ये कहीं पर भी सेपरेट नहीं होती है, कहीं पे कोई अलगाव नहीं है। साथ में जो भी लाइन आपको मैप में दिखाई देती है, आप मैप जब भी पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस पार्ट को यहाँ से डिवाइड किया गया है या इस पार्ट को ऐसे यहाँ से लाइन खींची गई है। तो वो जो लाइन है वो कहाँ से आ रही है, वो लाइन आ रही है आपस में बैठ के जो कन्वेंशंस हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जो कन्वेंशंस हुए हैं आपस में देशों ने तय किया है कि ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा तुम्हारा है, यहाँ तक रिसोर्सेस को मैं लेने जाऊंगा, यहाँ तक रिसोर्सेस तुम लेने आओगे। इन चीजों को जो डिवाइड किया है वो कन्वेंशंस है। एक होता है नेचुरल एस्पेक्ट, एक होता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट। जब नेचुरल एस्पेक्ट में बात की जाती है तो नेचुरल एस्पेक्ट का सीधा सा मतलब होता है कि कहीं पर भी, जो नेचुरल एस्पेक्ट है तो इसका मतलब कहीं पर भी किसी भी तरह का बैरियर नहीं है। भाई प्रकृति ने जैसा जो बनाया बनता चला गया। जो हिस्सा जमीन से ऊपर था वो लैंड मास हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया। जो जमीन से नीचे था वो आपका ग्राउंड मतलब वो वाटर में चला गया, वो ओशंस हो गया। तो अर्थ के बनने का अपना प्रोसेस है, लेकिन कहीं कोई डिवाइडेशन नहीं था। फिर जब इंसानों ने रहना शुरू किया तो उन्होंने ये तय करना शुरू किया कि यहाँ के रिसोर्सेज मैं लूंगा, यहाँ वाले रिसोर्सेज तुम लोगे, यहाँ से वहां जाने के लिए मुझे आज़ादी चाहिए, वहां से यहाँ अपनी शिप तुम्हें लाने के लिए तुम्हें आज़ादी चाहिए, मैं लेके जाऊंगा तो तुम्हें पैसा दूंगा, तुम लेके आओगे तो मुझे पैसा दोगे। ये सारी चीजें जब डिवाइड हुई तो ये सब की सब किस में आई, कन्वेंशंस में आई। तो इसीलिए किसी भी तरह की नेचुरल बाउंड्री नहीं है बल्कि कन्वेंशंस के थ्रू डिवाइडेशन है। नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्रीज। इसीलिए जो सी वाटर है वो लगातार कॉन्स्टेंटली बहता रहता है और वहां पर एक रिच डाइवर्सिटी है। मैंने कहा ना कि जो रिचनेस ऑफ लाइफ है वो वाटर में ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ लैंड। Many plant and animal species can be found across multiple oceans. अलग अलग ओशन में अलग अलग तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं। जैसे अगर आप लैंड की बात करें तो जहाँ पर रेगिस्तानी इलाका है वहाँ जो रहने वाला जीव जंतु है, मान लीजिए आप बात करते हैं वहाँ प्लांट्स की बात करिए तो रेगिस्तान में कैसे होंगे, कैक्टस जैसे प्लांट्स होंगे, कटीली झाड़ियाँ होंगी। क्यों होंगी कि वो जो प्रोसेस है इवेपोरेशन का, जो पानी निकलने का प्रोसेस है उसको रोका जा सके, अपने पानी को होल्ड किया जा सके। वहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु कैसे हैं, वहाँ पर ऊंट पाया जाता है जिसे पानी की रेगुलर जरूरत नहीं है। उसकी बॉडी ही ऐसी बनी है कि वो एक बार में पानी को स्टोर कर लेते हैं और लंबे समय तक उस हिसाब से सरवाइव कर पाते हैं। तो किसी भी फिजियोग्राफी के हिसाब से वहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना है वो डिसाइड होता है, उसी हिसाब से फिर ह्यूमन सेटलमेंट डिसाइड होता है, उसी हिसाब से पॉपुलेशन होती है, उसी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। मतलब जैसा देश वैसा भेष, जहाँ जैसी जगह है लोग उसी के हिसाब से वहां रहना शुरू कर देते हैं। तो देखिए प्रकृति ने कितना अपने आप को अलग बनाया है। ठंड में जो जानवर रह रहे हैं उनकी स्किन ऐसी होती है कि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं और वो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना जो आपका बाहरी टेम्परेचर है उनका ब्लड उसमें क्लॉट नहीं होता। बल्कि आप ह्यूमन से ऐसे एक्सपेक्टेशंस
नहीं रख सकते। अब आप ये साइंस वाले सर से पूछिएगा कि ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्या डिफरेंस है। अगेन, तो जैसी जगहें हैं उस हिसाब से चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। तो इसीलिए अगर ओशंस में अलग अलग कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस कई रीजन से बनेगी, टेम्परेचर से बन सकती है, फिजियोग्राफी से, भाई ज़मीन में जिस तरह की आपकी संरचना है उससे बन सकती है, वहाँ रहने वाले जो आपके एनिमल्स हैं उनसे बन सकती है, वहाँ के एटमॉस्फेयर में इंटरेक्शन से बन सकती है। तो जो ये कह रहा है कि प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज जो भी पाई जाती हैं मल्टीपल ओशंस में वो डिफरेंट होती हैं। जो मरीन फ्लोरा की बात कर रहा है, द मरीन फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स। जो जो भी आपका पेड़ मिलेगा या जो भी उस तरह के मिलेंगे वो जो टाइनी प्लांट्स होंगे जिसे हम एल्गे कहते हैं। ये भी अगेन आप साइंस में पढ़ेंगे और साइंस वाले सर से भी पूछिएगा। इसलिए क्योंकि मैम भी हो सकती हैं, सर भी हो सकते हैं, क्योंकि साइंस, सोशल साइंस आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो उन पॉइंट्स को जब आप आपस में कनेक्ट करेंगे तो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ने में आपका इंटरेस्ट होगा अपने आप। साथ ही जितनी भी तरह की सीवीड्स हैं वो सबकी सब किसमें आएंगी, फौना में आएंगी, जो कि अलग अलग तरह की स्पीसीज रखते हैं अपने पास, जैसे कि कलरफुल फिश, डॉल्फिन, व्हेल एंड काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर्स। तो जब आप इसकी बात करेंगे तो जब आप नीचे जाके देखना शुरू करेंगे, समुद्र में बहुत गहराई तक जाना संभव नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वहां पर वैक्यूम क्रिएट होने लगता है। बट ड्यू टू रिसर्च पर्पसेस, ड्यू टू फाइंडिंग मिनरल्स इन अ डीप वाटर, लगातार R&D चलता रहता है, जिससे कि गहराई की चीजों का भी पता चलता रहता है। तो वहां पर अलग अलग तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं, डीप सी क्रिएचर्स हैं। और जो सबसे मजेदार बात है, जब आप पानी की बात करते हैं, अगेन अगर आपके घर में एक्वेरियम हो और आप लाइट बंद करने के बाद, हालांकि एक्वेरियम का पानी तो एकदम साफ होता है इसलिए ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन फिर भी एक्वेरियम अगर है, ऐसे है एक्वेरियम, उस एक्वेरियम में जब आप ऊपर से टॉर्च डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो रोशनी है वो धीरे धीरे जितना नीचे को जा रही है वो कम होती जा रही है। तो अगेन मैंने क्या बताया था कि जिस तरह की आउटर सिचुएशन होगी उस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स डेवलप होना शुरू होते हैं। अभी मैंने आपको रेगिस्तान का उदाहरण दिया था कि जैसा देश वैसा देश, तो उस हिसाब से प्रकृति अपने आप में परिवर्तन करती है। तो समुद्र में भी जब सूरज की रोशनी जो ऊपर के हिस्से में पड़ती है और जो नीचे की तरफ जाती जाती है तो अपने आप अंधेरा कम होता, अंधेरा बढ़ता चला जाता है। ऊपरी हिस्से में एकदम रोशनी है, जैसे 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 नीचे जाते चले जाएंगे आपको अंधेरा मिलने लगेगा। उस अंधेरे में जो जीव जंतु डेवलप होंगे वो अलग कैटेगरी के होंगे। प्रकृति ने इस ढंग से व्यवस्था की है कि कुछ ऐसे जीव हैं जो हर 30 मिनट पे या हर 60 मिनट पे या अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे सरफेस पे आते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, अपने जो ऊपरी सरफेस में जो उनका नॉस्ट्रिल, जैसे हमारी ये नाक है, जो नॉस्ट्रिल है वो उसे अपने आप बंद कर लेते हैं, वापस नीचे गहराई में चले जाते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमने आसपास जितनी भी चीजों को साइंटिफिकली डेवलप किया है वो सब हमने पशु पक्षी से ही लिया है। अगर आप हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, आप देखेंगे ग्रास हॉपर, हमने नेचर से सीखा है कि कैसे ग्रास हॉपर उड़ता है, फिर हमने उसी चीज को ठीक हेलीकॉप्टर जैसी संरचना बनाई और उड़ने की व्यवस्था की। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक ग्रास हॉपर जाके क्रैश लैंड हो गया, लेकिन हेलीकॉप्टर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उसमें टेक्निकल फेलियर के चांसेस हैं। हमने जिन भी चीजों को समझा है वो नेचर के लॉज को समझ के ही बनाया है। तो नेचर में वो चीजें पहले से अवेलेबल हैं, ठीक है। हम आज तक हम ऐसा नहीं कर सकते कि पानी स्टोर कर लें, हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एनिमल्स ऐसा कर पाते हैं, उनकी संरचना ही वैसी है। तो समुद्र में अलग अलग तरह के जीव हैं, उनके अलग अलग तरह के, उनकी भी टेरिटरीज डिवाइडेड हैं।
अगर आप ये समुद्र की बात कर रहे हैं तो उसमें भी टेरिटरीज डिवाइडेड हैं कि कौन से एनिमल किस सरफेस पे रहते हैं, और आपस में वो पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता है कि जो छोटी मछली है उसको बड़ा वाला खा जाएगा, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। इसीलिए कहा है sunlit surface to the dark depths has its own diverse life forms, कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो वो आपको डाइवर्सिटी अपने आप दिखाई देगी। ठीक है, अब ये है आपका मैप। कोशिश करिए कि इस मैप को आप बना पाएं। शुरुआत में ये मैप आपसे अच्छे से नहीं बनेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या दिखा रहा है ये? ए वर्ल्ड मैप शोइंग द 5 ओशंस, देयर कन्वेंशनल बाउंड्रीज एंड द कॉन्टिनेंट्स। ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। इसे देख लीजिए, ये ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड, क्योंकि अभी आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये है अफ्रीका इधर वाले हिस्से में। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो लाइन है वो क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये लाइन क्या है? ये 0 डिग्री की लाइन है। जब आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, लैटिट्यूड कैसे होता है? जो भी लाइन आपकी ये जा रही है वो सब की सब आपकी लैटिट्यूड है, और फिर जो भी लाइन आपकी इस ढंग से जा रही है, कैसे? ये सब की सब आपकी लॉन्गिट्यूड है। जितनी जितनी ये लाइन लॉन्गिट्यूड इधर जाती जाएगी उसमें चेंजेस आता चला जाएगा। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन होती है। पृथ्वी में चीजों को, ये अभी टॉपिक में नहीं है, मैं आपको हल्का सा एक रेफरेंस बता दूं जिससे आप समझ पाएं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब है ये इमेजिनरी लाइंस हैं जिसकी वजह से आप पृथ्वी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके अच्छे से समझ सकते हैं, और जो हिस्सा इंटरसेक्ट करता है उसको हम बीच में कोऑर्डिनेट कहते हैं। और जब इन सबको देख लेंगे, जो सारी लाइन से आपस में मिला लेंगे, तो ग्रिड सिस्टम हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, लैटिट्यूड का मतलब जितनी भी लेटी हुई लाइन है ये सब लैटिट्यूड हैं। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होगा? जितनी भी लंबी लाइनें हैं, लंबी मतलब ये वाली, ये जो खड़ी लाइन है सब लॉन्गिट्यूड है। अब आप कहेंगे इसकी जरूरत क्या है? लैटिट्यूड डिस्टेंस के काम आता है, लॉन्गिट्यूड टाइम निकालने के काम आता है। तभी आप ये तय कर पाते हैं कि आपकी घड़ी में कितना टाइम है। अगर अमेरिका जाएंगे तो वहां पर क्या टाइम होगा। तो अभी आपके में इतना डीप नहीं जाना है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा, ये आपके सिलेबस में आएगा। तो अभी मैंने आपको हल्का सा हिंट दे दिया है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे किसकी? मैप की। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बीच में है 0 डिग्री जो कि डिवाइड कर रहा है। यहाँ वाला हिस्सा हमारा है इंडियन ओशन का, ये हिस्सा है अटलांटिक का, ये हिस्सा है पैसिफिक का। ठीक है, और ये ऊपर वाला हिस्सा है आर्कटिक ओशन का, और ये पहले भी बताया था मैंने, ये जो हिस्सा है नीचे वो सदर्न ओशन आएगा। और अंटार्कटिका महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, ओशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक वर्ड में इधर का उधर हो जाएगा। अंटार्कटिक और अंटार्कटिका में ये फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो अंटार्कटिका जमीनी हिस्सा है ये, इसीलिए यहाँ पर सदर्न ओशन लिखा जाता है। और जो ये हिस्सा है ये आपका ग्रीनलैंड का हिस्सा है, जो कि महाद्वीप तो नहीं है लेकिन एक बड़ा टुकड़ा है जमीन का। अब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। अगेन अगर हम इनकी साइज की बात कर रहे हैं तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। हमेशा ध्यान रखिए, जो साइड वाला जो आपका हिस्सा है, तो ये आपका हिस्सा है, ये पैसिफिक ओशन, ये सबसे बड़ा आपका हिस्सा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा समुद्र है। हिस्सा का मतलब सबसे बड़ा समुद्र है पैसिफिक ओशन। उसके बाद
अटलांटिक ओशन, उसके बाद इंडियन ओशन। तो पहले नंबर पे आपका पैसिफिक ओशन है, ठीक। दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए लंबाई अच्छी खासी है। ये वाला हिस्सा फिर इंडियन ओशन का है। तो पहले नंबर पे पैसिफिक, दूसरे नंबर पे अटलांटिक, तीसरे नंबर पर इंडियन ओशन आता है, ठीक। और फिर है सदर्न ओशियन चौथा पे है और सबसे छोटा आर्कटिक है। सदर्न ओशन चौथे पे ये आ गया और पांचवे पे आपका आर्कटिक ओशन आ गया। इस हिसाब से पूरा का पूरा डिवाइड है, ठीक। पैसिफिक सबसे ज्यादा है। जब आप पैसिफिक की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर पे आपका पैसिफिक है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को ऐसे जोड़ेंगे ग्लोब के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो जो साइड वाला हिस्सा है ये दोनों आपस में इसीलिए मैच कर रहे हैं। यहाँ भी आप इधर से सीधे ऐसे जा सकते हैं। लोगों को कई बार लगता होगा कि नॉर्थ अमेरिका से अगर आपको एरोप्लेन पकड़ना है तो आप ऐसे जाएंगे, यहाँ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ऐसे नहीं जाएंगे। अगर आपको एरोप्लेन से जाना है तो आप ऐसे नहीं जाएंगे, बल्कि आप यहाँ से उल्टा इधर को जाएंगे और यहाँ से निकल के आप ऐसे आ जाएंगे। तो वो क्या हुआ, ये डिस्टेंस आप नहीं फॉलो करेंगे, जो इधर से इधर को डिस्टेंस था इसकी बदले आप यहाँ से जाके ऐसे आ जाएंगे और शॉर्ट टाइम में आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो ये ऐसे काम करता है। अगेन पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम आते हैं किस पे, अटलांटिक ओशन पे, ये आपका इधर का हिस्सा है। तीसरे पे हम किसकी बात कर रहे थे, इंडियन ओशन की, ठीक है। क्योंकि अब समझ लीजिए विश्व के संदर्भ में इंडिया की वजह से इसका नाम इंडियन ओशन है। तो है ना अपने आप में बड़ी बात कि अगर आप बात कर रहे हैं समस्त विश्व के स्तर पर अपने समुद्र का जो नाम है वो अपने भारत के ही नाम पर है, तो है ना ये इंडियन ओशन, ये नाम इंडिया पे ही है और ये हिस्सा अपना ही है, तो अपन समंदर का राजा है ना। फिर चौथे पे जब हम आते हैं सदर्न ओशन, पांचवे पे हम आते हैं आर्कटिक ओशन। तो इस तरह से ये आपका साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। तो ये हमने मैप को देख लिया साइज के अकॉर्डिंग। अगेन इंडिया का मैप दिया गया है। इंडिया का मैप देने का क्या मतलब है, क्योंकि इसमें बताया है ये जो आपको ब्राउन हिस्सा दिख रहा है ये लैंड है। तो मैपिंग में कलर का एक इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि उस कलर को देख करके आप उस रीजन को बता सकते हैं। तो अगर हम ब्राउन कलर की बात कर रहे हैं तो ये लैंड की बात कर रहा है, ये इंडिया है ना, ये हमारा देश है, पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी की बात कर रहा है। अगेन जब हम सी की बात करते हैं तो ये हो गया अरेबियन सी और ये हिस्सा हो गया बे ऑफ बंगाल। ये क्या है, अपने दोनों तरफ। अभी हमने क्या देखा था, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन नीचे की तरफ है ना। हमने वर्ल्ड के मैप में जो भी देखा था इंडियन ओशन नीचे की तरफ है, लेकिन जो हिस्सा जो समुद्र का यहाँ है वो है अरेबियन सी और ये है बे ऑफ बंगाल। अभी बात हुई थी ना बे का, तो ये हिस्सा बे ऑफ बंगाल के नाम से है। यहाँ पर दो आइलैंड है, ये लक्षद्वीप आइलैंड है और इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। द्वीप का मतलब सिर्फ एक द्वीप से नहीं होता कि मतलब मान लीजिए समुद्र में एक जमीन का टुकड़ा ऊंचा है तो आप द्वीप कह दें, ऐसा नहीं होता। कई छोटे 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 टुकड़े हैं और टुकड़े का मतलब ये इतना छोटा टुकड़ा नहीं है, हो सकता है एक 100 किलोमीटर का हो, दूसरा 200 किलोमीटर का हो, तीसरा 20 किलोमीटर का हो, चौथा 50 किलोमीटर का हो। तो इस तरह से जो द्वीप है, कई द्वीप समूह मतलब छोटे 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 कई लैंड फॉर्म्स होते हैं, उनको मिला के आप द्वीप कहते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स और लक्षद्वीप आइसलैंड दोनों ही टूरिज्म के दृष्टिकोण से काफी खूबसूरत जगहें हैं। जिन लोगों को विदेश जाने का चस्का होता है उन्हें एक बार यहाँ जाना चाहिए। मतलब यहाँ जो खूबसूरती है इन टर्म्स ऑफ नेचर वो अलग ही लेवल की है। एक बार इसे आप गूगल करके लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड को थोड़ा ठीक से देखिएगा। तो ये इंडिया का मैप दिया है जिसमें
बेसिकली 2 सीज हैं और आपके 2 आइसलैंड्स दिखाए गए हैं। तो अभी आज के लिए इतना काफी है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे ओशंस एंड डिजास्टर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।